नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड बनने के बाद सीएम धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जो खटीमा शहीद स्मारक पहुंचे। इस दौरान सीएम ने खटीमा को उत्तराखंड राज्य की जननी बताते हुए कहा है कि उत्तराखंड के राज्य के लिए शहादत देने वाले आंदोलनकारियों के सपने साकार हों, ऐसा उत्तराखंड बनाने जा रहे हैं। सीएम के आने से और घोषणाओं से राज्य आंदोलनकारियों में भी काफी उत्साह नजर आया। आंदोलनकारियों को मान्यवर से उम्मीद थी कि वो कुछ घोषणाएं करेंगे। उसको लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री ने 2-3 घोषणाएं खटीमा में की है, जिससे राज्य आंदोलनकारी काफी संतुष्ट हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, खटीमा हमारी उत्तराखंड आंदोलन की जननी है। कहीं से अगर आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ तो खटीमा से हुआ। उसी का परिणाम था कि हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से धरती हमारे लिए साक्षात स्वर्ग के समान है और साक्षात ये धरती जो है उत्तराखंड को रास्ता दिखाने वाली धरती है। ये शहीदों की धरती है, सैनिकों की धरती है। तो खटीमा गोलीकांड की 27वीं बरसी पर नैनीताल में भी आंदोलनकारियों ने शहीदों को याद किया। तल्लीताल गांधी चौक पर आंदोलनकारियों ने धरना दिया और सरकार पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा है कि इतने सालों बाद भी शहीद परिवारों को ना तो न्याय मिल सका है और ना ही उनके सपनों को साकार हो पाए हैं वो सपने, ना ही सपनों का उत्तराखंड बन सका। वास्तव में अगर देखा जाए तो जिस समय राज्य निर्माण हुआ, जिस कानून से हमारा राज्य उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से जो राज्य बना, उसी में राज्य तो हमको दे दिया, लेकिन हमारे जल जंगल ज़मीन के जो अधिकार थे और आज तक भी हमारी संपत्तियों पर हमारा पूरा अधिकार नहीं दिया गया। विकासनगर में राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक पर खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों का कहना था कि जिस तरह से निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। राज्य सरकार पर भी आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन जाता, तब तक वो सड़कों पर आंदोलन करते ही रहेंगे। आज सभी लोग जितने आंदोलनकारी यहाँ खड़े हैं, सब उनकी याद में, उनको याद करने के लिए, यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। और जब तक हमारा जीवन रहेगा हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनके लिए लड़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने अपने पंज प्यारे वाले बयान पर सिख समुदाय से माफी मांग ली है। फेसबुक पोस्ट के जरिए रावत ने लिखा है कि वो अपनी बात के लिए प्रायश्चित करेंगे और उत्तराखंड के गुरुद्वारों में झाड़ू लगाएंगे। पंजाब कांग्रेस में मची कलह को सुलझाने के लिए हरीश रावत मंगलवार को चंडीगढ़ गए थे। वहां मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया को एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 कार्यकारी अध्यक्षों को पंज प्यारे कहकर संबोधित कर दिया। सिख मान्यता में पंज प्यारे बहुत सम्मानजनक उपाधि होती है। पंजाब के प्रमुख दल अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा ने हरीश रावत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उनसे माफी मांगने की मांग की। पंजाब की पॉलिटिक्स का उत्तराखंड के सिख बाहुल्य उधम सिंह नगर में भी काफी असर रहता है और हरीश रावत ने इस बात को बारीकी से समझ लिया। तो नजाकत को भांपते हुए हरीश रावत ने माफी मांग ली। आपको वो बयान हम सुनवा देते हैं हरीश रावत का, जिस पर विवाद हो गया। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से और हमारे पंज प्यारे हैं जो 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। आगे बढ़ते हैं तो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के पंज प्यारे पर दिए बयान पर माफी मांगने पर हरक सिंह रावत ने कहा है कि अगर उन्हें गुरुद्वारे में झाड़ू लगाना है तो पंजाब में लगाएं, क्योंकि उन्होंने गलती वहां को लेकर की है। इस भाई क्योंकि इतने समझदार हैं, लेकिन कई बार बहुत समझदार व्यक्ति भी कई बार ऐसी बातें मजाक में या बहुत कह देता है, तो माफ़ी मांगना तो चलो ठीक है, वहाँ तक ठीक। लेकिन अगर उनको किसी गुरुद्वारे में झाड़ू ही लगाना है तो पंजाब में लगाएं। मतलब पंजाब में क्योंकि गलती वहाँ को लेकर की है, पंजाब को लेकर गलती की, तो मैं सोचता हूँ झाड़ू भी अगर उनको प्रायश्चित भी करना है तो वो ही करना चाहिए। मैं सोचता हूँ, मेरी तो सुझाव है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन हरीश रावत ने आज फिर गणेश गोदियाल की फोटो ट्वीट की, जिसमें गणेश गोदियाल को शिव के रूप में दिखाया गया।
उनके हाथ में त्रिशूल दिखाया गया जिस पर लिखा है आजादी के मूल्य, सामाजिक न्याय और संसदीय लोकतंत्र। वहीं बीजेपी को धन बल, सत्ता बल और माफिया बल के रूप में दिखाया गया है। गणेश गोदियाल इस त्रिशूल से बीजेपी को खत्म कर रहे हैं और लिखा गया है जय श्री गणेश। चुनाव का समय करीब आता है तो राजनीति भी धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमनी शुरू हो जाती है। कोई आध्यात्मिक राजधानी की बात करता है तो कोई पंडा पुरोहितों के हक की बात करता है। इस बार प्रदेश में सब हिंदू वोटर्स को देख रहे हैं और देवस्थानम बोर्ड की सबको चिंता हो रही है। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा देवस्थानम बोर्ड को लेकर है। पंडा पुरोहितों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी रही। अब आम आदमी पार्टी भी देवस्थानम बोर्ड पर मुखर होते हुए इसे सरकार में आते ही निरस्त करने की बात करती है, जबकि आध्यात्मिक राजधानी बनाने का बयान देकर केजरीवाल भी हिंदू वोटर्स के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी में है। जो हमारा पहाड़ का युवा है वो नौकरी करना चाहता है, तो एक तो हमने जो रिक्तियां हमारे प्रदेश के अंदर हैं सारी वहाँ के आंकड़े हमने मंगा लिए हैं। अभी तक 15,000 से अधिक के आंकड़े आए हैं, 60,000 की ओर आने हैं और शीघ्र हम रिक्तियों को हम भर्ती करेंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ इस राज्य के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है, जो रोजगार सृजन की समस्या है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर हम दीर्घकालीन रोजगार नीति राज्य में हो। दीर्घकालीन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। बीजेपी मानती है कि हर बार का कांग्रेस का यही एजेंडा रहता है कि मुस्लिम वोटर्स को बरगलाया जाए। अब आप भी मुद्दा विहीन है तो कांग्रेस की लाइन पर है। आम आदमी पार्टी के बारे में बेहतर यही कहूँगा कि उन्होंने क्या हाल करा दिल्ली का, यह बेहतर पूरा भारत जानता है। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर शाहीन बाग जैसी घटनाएं और उत्तराखंड की देवभूमि के इष्ट देवताओं को लेकर के या यहाँ के वीर सैनिकों के शौर्य को लेकर के जो प्रश्न उठाए हैं, जनता उन सबका इंतजार कर रही है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि चुनावी साल में अभी धार्मिक मुद्दे और उछलेंगे और पार्टियां भी इसी लाइन लेंथ पर बयानबाजी करती नजर आएंगी। देहरादून से भारती सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रानी पोखरी पुल टूटने के मामले में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के घर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री सतपाल महाराज के इस्तीफे की भी मांग की। तो आप जानते हैं कि पुल टूटा और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शन किया और अब लगातार, क्योंकि देखिए चुनावी पूरा मौसम है और आम आदमी पार्टी तो प्रदर्शन के मामले में माहिर है। कोई भी विषय हो, आप जानते हैं दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में, चाहे पंजाब की स्थिति देखें और अब यहाँ पर भी अब हर विषय पर जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती हुई आपको नजर आएगी। और ये भी जो है उसी से जुड़ा हुआ मामला, पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के घर के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का पिथौरागढ़ दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द हुआ। अजय भट्ट को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करना था। अजय भट्ट शाम 4 बजे देहरादून में बॉर्डर की सड़कों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मुख्य सचिव के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने चकराता ब्लॉक ऑफिस के शिफ्ट करने के मामले पर कहा है कि उन्होंने सीडीओ से फोन पर बात कर इस बारे में नाराजगी जताई है और कहा है कि आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से काम करें। प्रीतम सिंह ने चकराता ब्लॉक बिल्डिंग को शिफ्ट करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर दूर ऑफिस शिफ्ट होने पर लोगों को परेशानी होगी। ब्लॉक मुख्यालय के लिए पैसा आया है तो मैंने अधिकारियों को कहा कि उसी बिल्डिंग को जो है डिसमेंटल करके उसको बनाने का काम करें, ताकि वो सेंटर पॉइंट है। अगर आप ब्लॉक को इधर उधर ले जाएंगे तो जो गरीब आदमी है वो कैसे जो है वहाँ ब्लॉक मुख्यालय तक जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने सीडीओ का इस पर जो है तत्काल प्रभाव से जो है पुनः जो है इस पर विचार करें। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ में डीएफओ पर बिना परमिशन के करोड़ों के निर्माण कार्य कराने का आरोप लगा है, जिसमें कॉर्बेट में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां बिना इजाजत के रोड और गेस्ट हाउस बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा भी जा रहा है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और एनजीटी के मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाघ के हैबिटेट को भारी नुकसान हो रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।
देखिए, जो कालागढ़ के डीएफओ हैं किशन चंद, इससे पूर्व राजा जी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे थे। वहाँ पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र जो है कालागढ़ डीएफओ के पद पर इस समय तैनात हैं। वहाँ पर जो है उन्होंने अवैध रूप से लकड़ियों का कटान वहाँ पर हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से लकड़ियाँ बाहर जा रही हैं और तरह तरह वहाँ पर जगह जगह पुलिया बना रहे हैं और दीवारों बनाने की होड़ लगी हुई है। क्योंकि अभी ये मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के विचाराधीन है, तो उसमें हम बाकी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई होंगी और कॉर्बेट की जो भी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। देहरादून में रानी पोखरी इलाके में पुल ढहने के बाद कोटद्वार में भी पुलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का आरोप है कि सुखरी और मालन नदी पर बने पुलों को खतरा मंडरा रहा है। पुलों के नीचे खुदाई से पुल ढहने का खतरा बढ़ गया है। आज मैं समझता हूं कि सीधा सीधा प्रहार कोटद्वार की भोली भाली जनता पर किया जा रहा है। अगर ये पुल गिर जाते हैं तो आवाजाही बंद हो जाएगी। उधर रुड़की में हरिद्वार देहरादून बाईपास बनने के बाद भी शहर में जाम की समस्या से निजात नहीं मिली है। शहर के अस्पतालों, बैंकों, होटल्स की बात करें, आसपास पार्किंग न होने की वजह से लोग सड़कों पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे आए दिन घंटों जाम रहता है। पुलिस कह रही है कि सभी थाना प्रभारियों को पार्किंग व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। संबंध में सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश किया गया था कि इस तरीके के कोई भी मॉल या हॉस्पिटल्स जिनके पास अपनी पार्किंग नहीं है और सड़कों में खड़े करते हैं, उनको एक प्रॉपर नोटिस देके ताकि वो अपने पार्किंग की व्यवस्था कर सकें। पुरानी टिहरी से विस्थापित गरीब और मजदूर तबके के लोगों को टीएचडीसी द्वारा केमसारी में टीन शेड कॉलोनी में विस्थापित किया गया है। टीन शेड कॉलोनी के करीब 150 परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। बारिश में नई टिहरी शहर का सारा पानी गंदे नालों में बात करें गदेरों से होता हुआ कॉलोनी में पहुंचता है और ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से पानी की ठीक तरह से निकासी नहीं होती। लोग परेशान हैं। पालिका के ईओ भी टीन शेड कॉलोनी की समस्या को मानते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सफाई का आश्वासन देते हैं। यहाँ सारा पानी बरसात का अंदर जाता है, हमारे घरों में घुस जाता है, पूरे बिस्तरे पूरे खराब हो जाते हैं। सारे में तो बहुत परेशानी, यहाँ पर नाला बहने लग जाता है। सर क्या करें हम। और एक यहाँ लैट्रिन का गटर, इतनी बदबू हो रही है कि बरसात में तो और ज्यादा परेशानी होती है हमें। बहुत प्रॉब्लमें हैं, जैसे बरसात का पानी है, शिविर का पानी है, सारा ओपन बह रहा है और उस पर जो है तुरंत कार्रवाई होने वाली है। नाले की अगर सफाई की जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी सफाई करेंगे। कोटद्वार पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी ने मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने पाया है कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर खनन किया जा चुका है, जिससे भूमि पर 15 से 20 फीट तक गहरे गड्ढे हो चुके हैं। सीएमओ पौड़ी ने बताया है कि खननकारियों ने मेडिकल कॉलेज की जमीन की सुरक्षा दीवारें भी तोड़ दी हैं, जिससे भूमि पर बड़ी मात्रा में खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मामले की एक रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी समेत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। तो वहाँ पे हमने देखा कि जगह जगह उस पूरे क्षेत्र में जगह जगह लगभग 8 से 10 फीट गहरे जो है गड्ढे हुए हैं, कहीं कहीं तो मतलब 15-20 फुट गहरे गड्ढे हैं और वहाँ पे खनन हो रहा है। वजन करने का जो सिस्टम उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ था, तो मौके पे हालांकि हमें कोई नहीं मिला। पटवारी हमारे साथ में थे, उन्होंने भी सारी स्थिति को देखा। जाकर के मैं अपनी निरीक्षण रिपोर्ट बनाऊंगा, जिलाधिकारी महोदय को उसकी रिपोर्ट में सौंपूंगा और अपने उच्च अधिकारी को भी इस बारे में संज्ञान में लाऊंगा। खबर हरिद्वार से आ रही है। एक युवक की यहां पर पिटाई हुई है। दर्जन भर लड़कों ने उसे मिलकर पीटा है और बताया जा रहा है कि लड़की से छेड़खानी का ये पूरा मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस बारे में जांच शुरू की है। ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। दर्जन भर युवकों ने इसको पीटा है। ये आरोप लगा है कि इसने लड़की को छेड़ा था। अब जांच की जा रही है कि क्या वाकई ऐसा हुआ था या फिर कोई आपसी कहासुनी थी। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्रभावितों से मिले अपनी तरफ से मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। ओपन यूनिवर्सिटी की फर्जी नियुक्तियों पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, राज्यपाल का सवाल उठाना गंभीर, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बारिश वाले बयान के बाद धन सिंह रावत पर आफत की बारिश। हरीश रावत ने कहा, धन सिंह बारिश कराएंगे तो इंद्रदेव क्या करेंगे। बयान को गणेश गोदियाल ने भी हास्यास्पद बताया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही। जलियांवाला बाग पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा, अच्छा काम हुआ, राहुल गांधी ने खड़े किए थे सवाल।
मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान, कहा देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने संजय अरोड़ा आज से संभाला पदभार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रभारी हरीश रावत से चंडीगढ़ में की मुलाकात। बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम उद्धव ठाकरे का निशाना, केंद्र की चिट्ठी का जिक्र कर कहा आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बंगाल में बीजेपी को जोरदार झटका, 24 घंटे के अंदर 2 विधायक विश्वजीत दास और तन्मय घोष ने थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। आसाराम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, इलाज के लिए नहीं मिलेगी छूट, 6 हफ्ते के लिए मांगी थी इजाजत। यूपी में कल से खुलेंगे 1 से 5वीं तक के क्लास, कोविड नियमों का भी रखा जाएगा ख्याल, स्कूलों ने तैयारी पूरी की। भदोही में ही कल प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी, नियमों का पालन किया जाएगा, विशेष तरह से बच्चों के वेलकम की तैयारी की गई है। कानपुर समेत देश में 5 जगहों पर आज से शुरू होगा नेजल कोवैक्सीन का ट्रायल, नाक से डाली जाएगी वैक्सीन की 4 बूंद। केरल में आज कोरोना के 30,203 नए केस सामने आए, 115 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में आज कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं, 1 मरीज की मौत। सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को झटका, एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में 40 मंजिला 2 टावर ढहाने के आदेश। अदालत ने सुपरटेक के दोनों टावर को नोएडा प्राधिकरण की निगरानी में 3 महीने के अंदर तोड़ने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियमों का उल्लंघन कर किया गया टावर का निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा बिल्डर बायर्स को 2 महीने में पैसा वापस करना होगा। अदालत ने माना अवैध निर्माण के पीछे नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कहा 2004 से 2012 के बीच का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होगा पालन। हरिद्वार में सड़कों पर बने गड्ढे पर गिरी बाइक, काफी कोशिश के बाद बाइक सवारों को निकाला गया। हरिद्वार में सड़कें बनी तालाब, राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे गड्ढे, कुंभ मेले के दौरान बनाई गई थी सड़क। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में मौत की छलांग लगाते युवकों का वीडियो वायरल हुआ, कोतवाली मुगलपुरा इलाके का मामला। कानपुर में ब्लू बल्ट में झूले से गिरने से एक युवक घायल, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। महोबा में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 8 महिलाएं झुलस गई, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मेरठ के कॉलेज में पढ़ रहे अफगानी छात्र की सरकार से गुहार, कहा हिंदुस्तान में रिफ्यूजी बनकर रहने दिया जाए, अफगानिस्तान में जिंदगी का खतरा। हापुड़ में सांप से खेलना युवक को महंगा पड़ा, सांप के काटने से युवक की मौत, वीडियो वायरल। प्रयागराज में एक मकान में घुसा 3 फीट लंबा सांप, लोगों ने के बीच दहशत, सपेरे ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। युवा चेतना ने लखनऊ के पॉलिटिकल चौराहा पर जनता की रसोई शुरू की, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के बीच भोजन बांटा। मुजफ्फरनगर में पड़ोसी युवक ने एक महिला को जमकर पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपी युवक भी चोट लगने से घायल। आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले के सबसे संवेदनशील दूरस्थ घनसाली क्षेत्र की उपेक्षा भविष्य में भारी पड़ सकती है। हर साल आपदा से यहां भारी नुकसान होता है, लेकिन आपदा प्रभावित गांवों का आज तक विस्थापन नहीं किया जा सका। टिहरी जिले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र घनसाली आपदा की दृष्टि से जिले का सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा की मार हर साल यहाँ के ग्रामीण झेलते हैं। यहाँ कई बार घोषणाएं भी की गई, लेकिन समय बीतने के साथ घोषणाएं फाइलों में गुम हो जाती हैं। घनसाली के 10 से ज्यादा गांव आपदा की मार झेलने को मजबूर हैं। और इसका न तो मुआवजा मिला, न अभी रोड बनी, न पुल बना, न किसी को, पूरी कम से कम 150 परिवार इससे क्षतिग्रस्त हुए और अभी तक 1 भी रुपए का वो नहीं हुआ। संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया था इस बारे में, लेकिन किसी भी विभाग द्वारा यहाँ पे कोई भी ठोस प्रयास किए नहीं गए इस बारे में, और स्थिति जैसे की तस बनी हुई है। बारिश के चलते यहाँ की भिलंगना और भागीरथी नदियाँ भी उफान पर हैं। घनसाली मुख्य नगर में नदियों के किनारे बसे लोगों को भी खतरा बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। वहीं विधायक कई गांव के विस्थापन की बात कर रहे हैं।
और मैंने कई गाँव को स्थापन के लिए भी अपनी सरकार से पैसा दिला चुका हूँ। जैसे कोट हो गया, आपका अगुंडा हो गया, मेरे पास इसका पूरा डाटा है, मैं पूरा डाटा भी आपको दे सकता हूँ। और आपका ये गौजाना वाला जो कुछ क्षेत्र हो गया, हमने पूरे लोगों को विस्थापन के लिए पैसा दिया। एक तरफ घनसाली दूरस्थ क्षेत्र है, साथ ही आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील भी है, इसीलिए यहाँ के लोगों की सुरक्षा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। उधर रुद्रप्रयाग में जर्जर हो चुका बेलनी पुल भी जर्जर हालत में नजर आ रहा है। 1964 में बना बेलनी पुल बद्रीनाथ हाईवे को केदारनाथ हाईवे से जोड़ता है। चारधाम यात्रा के समय इस पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है। कई बार इसे जो है साइन बोर्ड लगाकर वन वे भी किया जा चुका है, लेकिन नया पुल ना होने की वजह से कोई विकल्प ही नहीं बचता और ये बंद किया भी नहीं जा सकता। प्रशासन भी नए पुल के निर्माण को लेकर योजना बनाता है, लेकिन जमीन पर कुछ काम नहीं हो पाया। बहुत कम इसका पर्यटन का बहुत कम दबाव था, वाहनों का कम दबाव था, लेकिन आज समय के साथ आज इसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस हिसाब से आज यह पुल यहाँ पर नया पुल बनना नितांत आवश्यक है। रुद्रप्रयाग का जो अलकनंदा पर मोटर पुल है, ये 1964 में बनकर तैयार हो गया था और तब क्योंकि यातायात बहुत कम था तो उसी हिसाब से इसका डिजाइन किया गया, उसी हिसाब से इसका निर्माण किया गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के इंटरनल सर्वे में सामने आया है कि रोजगार चुनावों में बड़ा मुद्दा रहेगा। इसी वजह से पार्टियों की नजर मैनिफेस्टो में युवाओं पर रहेगी, मगर प्रदेश में नई आम आदमी पार्टी फिलहाल इस पर चुप है। हैरानी की बात है। 2017 का अगर आपको बीजेपी का दृष्टि पत्र याद हो तो उसमें सरकार बनते ही युवाओं से 6 महीने के अंदर सभी विभागों में खाली पद भरने की बात कही गई थी और लाखों लोगों को रोजगार देने का भरोसा दिया गया था। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 23,000 सरकारी नौकरियों को देने की बात कही है। साथ ही बीजेपी अपना 2017 का मैनिफेस्टो भी पलट रही है ताकि जब मुद्दा उठे तो पार्टी के पास आंकड़ों समेत जवाब हो, जबकि कांग्रेस दीर्घकालिक नीति लाने की बात कहती है। जो हमारा पहाड़ का युवा है वो नौकरी करना चाहता है, तो एक तो हमने जो रिक्तियां हमारे प्रदेश के अंदर हैं सभी विभाग के आंकड़े हमने मंगा लिए हैं। अभी तक 15,000 से अधिक के आंकड़े आए हैं, 60,000 की ओर आने हैं और शीघ्र ही उन रिक्तियों को हम भर्ती करेंगे। कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ इस राज्य के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है, जो रोजगार सृजन की समस्या है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर हम दीर्घकालीन रोजगार नीति राज्य में हो। दीर्घकालीन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हवा में बात नहीं करेगी, वो आंकड़ों और प्लानिंग के साथ इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। अगला कैंपेन जो चलेगा इलेक्शन से पहले वो हमने लेकर के ही चलना है, बेरोजगारी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, क्योंकि हम खाली बोल करके साबित नहीं करना चाहते हैं। हमने अपने को समाज को बताना भी है कि किस तरीके से ये मॉडल कुछ जगहों पे दिल्ली में कामयाब हुए हैं, तो वो हमने अपने कैंपेन में करके और बताना है। एक बात तो तय है कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, फिर भी सरकारी नौकरी प्रदेश में बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा और इसके नाम पर युवाओं को लॉलीपॉप भी दिखाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे आपको खूब प्यारी प्यारी बातें नेताओं के जरिए सुनने को मिलेंगी, आप ही के हित की। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं पहले।